हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो क्लास 9th के बच्चों को सबसे हार्ड चैप्टर लगता है। क्या है वो? ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इनके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मास देखेंगे, वेट देखेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस, चंद्रमा की सतह पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका वेट कम क्यों हो जाता है, पृथ्वी पे ज्यादा क्यों रहता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये वन शॉट सीरीज है। आपको बैठ के कॉपी पेन लेके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है सुखलाल एकेडमी, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, मास, वेट ऑन द मून सरफेस, और इनके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेविटेशन होता है वो क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं बहुत नई चीजें होती है, बहुत नई तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो पिछले चैप्टर्स जो मोशन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है उससे भी रिलेटेड होती हैं। तो उस चीजों को हम रिलेट करके एक दूसरे से कॉन्सेप्ट समझते हुए हर एक चीज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो वन शॉट है, पर वन शॉट की तरह नहीं पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट कवर होगा आपका, सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन, सारे थ्योरी, जितने सब कुछ है सब कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। इसीलिए जैसे अगर हम बात करें कोई भी चीज, जैसे हम कुछ भी अपने हाथ से छोड़ेंगे, कहाँ पे गिरती है? पृथ्वी पे गिरती है, अर्थ पे आती है, अर्थ सरफेस पे। तो एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस जिस पे पृथ्वी फोर्स लगाती है, कैसी फोर्स होती है वो? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लगा के अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से पृथ्वी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपने आसपास के पदार्थों को अपनी सतह से जोड़ के रखती है, अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे चलते हैं। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड अर्थ। जैसे कि हम कुछ भी देखते हैं, हम कुछ भी छोड़ेंगे, ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मेरे पेज का एक टुकड़ा है, अगर हम इसे ड्रॉप करते हैं ऑब्वियसली बात नीचे गिरेगा। ये नीचे किसके कारण गिर रहा है? किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। वी नो दैट ऑल प्लैनेट go around the sun, the moon goes around the earth. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all this force is called gravitational force. तो आइजैक न्यूटन भाई साहब ने इस पे स्टडी करी, उन्होंने बताया इन सब चीजों के लिए एक ही तरह की फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? आइए बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। क्या हुआ कि एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सबसे फेमस कहानी जो हमने सुनी होगी ये वाली। यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे थे वो, और उनके ऊपर क्या गिरा? एक एप्पल उनके सर पे गिरा। अब उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है ये मेरे ऊपर क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और काफी ज्यादा सोच लिया। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी अपने फोर्स से, अगर पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे पृथ्वी क्या कर रही है? एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या ये चंद्रमा को भी अट्रैक्ट कर सकती है? समझ रहे हो? अगर पृथ्वी क्या कर रही है? मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या ये, सॉरी, अगर पृथ्वी इस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो क्या ये मून को भी अट्रैक्ट कर सकती है? इन्होंने सोचा, इस पे खूब सोचा, कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो मून पृथ्वी के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, अगर यहाँ पे अर्थ है और इसके अराउंड जो मून होता है वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। तो ये सर्कुलर मोशन किसके कारण होता है? ये सर्कुलर मोशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल हम इसको
किसी और तरीके से समझते हैं। इसको समझाने के लिए न्यूटन सर ने बताया एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक रस्सी है और रस्सी से एक ईंट का टुकड़ा या कोई टुकड़ा बांधा गया है और उसके ऐसे क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कराना है। तो आप भी देखो, आपने भी देखा होगा कभी, जब आप एक लकड़ी के एक रस्सी के टुकड़े से एक पत्थर को बांध दोगे, उसे ऐसे घुमाओगे तो वो कैसे घूमेगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब जब आप उसको इस पॉइंट पे छोड़ोगे, इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में छूटेगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। सेम वही होता है। इन्होंने जब मून के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि जो मून होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसे मून जा रहा है, ठीक है। इस टाइम इसके ऊपर कोई भी अट्रैक्शनल फोर्स, कोई किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही है। फिर यहाँ पे आती है पृथ्वी। अब पृथ्वी के पास क्या है, पृथ्वी के पास है एक अट्रैक्टिव फोर्स। इसके पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। उस फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब पृथ्वी ने देखा कि मून, अरे तुम स्ट्रेट लाइन में कहां जा रहे हो, तुम्हें तो मेरे राउंड में चक्कर लगाना है, तो इसने क्या किया, अर्थ ने इसके ऊपर एक, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। यानी कि इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे मून क्या कर रहा है, पृथ्वी मून को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो जो मून अब पहले क्या रहा था, पहले कैसे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, अब ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा इसके साइड, अब वो इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। मूव करते 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 यहाँ पे आया, अब फिर से वो आगे जाने लगा मून। अब मून कहाँ गया है, यहाँ पे। अब पृथ्वी ने फिर देखा कि ये मुझसे दूर जा रहा है, उसने इस पॉइंट पे फिर से फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया उसको अपनी ओर खींचेगा, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, उसका जो टेंजेंट है बदल गया, डायरेक्शन क्या है, बदल गया। अब उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब मून उसको, उसके ऊपर यहाँ फोर्स लगा रही है, पृथ्वी कहाँ फोर्स लगा रही है, मून के ऊपर, यहाँ पे। अब कुछ टाइम बाद क्या करता है, मून ट्रेवल करता है, यहाँ पे आता है। पृथ्वी क्या करती है, यहाँ फोर्स लगाती है, इसको फिर अपनी ओर खींचती है, यहाँ से भी खींच रही है, यहाँ से भी खींच रही है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल के ऐसे हो जाएगा। यानी कि देख रहे हो आप, अगर पृथ्वी इसको फोर्स नहीं लगाती तो ये क्या होता, यहाँ से सीधे चला जाता। बट क्या कर रही है, आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसी अट्रैक्शन के कारण जो मून होता है, एक पृथ्वी के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। समझ में आया, नहीं आया? फिर से बताता हूं, एक बार फिर देखो। जो मून होता है, अगर पृथ्वी की बात करें हम, ब्लू कलर की अर्थ है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है। और यहाँ है व्हाइट कलर का मून, ये है मून, ठीक है। ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। पृथ्वी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो मेरे आसपास चक्कर लगाने हैं, मेरी ऑर्बिट में घूमना है, अपनी ऑर्बिट में घूमना है, तुम तो मेरे सैटेलाइट हो। तो मून, पृथ्वी ने क्या किया, इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाई। तो वो किसका डायरेक्शन कहाँ हो गया, पहले यहाँ पे आते होते ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे फोर्स लगाई, फिर से अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदल गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे फिर से अट्रैक्शन फोर्स लगा दी, डायरेक्शन ऐसे हो गया। फिर अट्रैक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऐसे हो गया। यहाँ फिर अट्रैक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऐसे हो गया। फिर अट्रैक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऐसे हो गया। फिर अट्रैक्शन फोर्स और डायरेक्शन ऐसे हो गया। एक सर्कुलर पाथ मिला। ये मैंने बेटा दूर दूर पॉइंट करके बताया। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो मून ट्रेवल करता है कैसे करता है, यहाँ पे अर्थ होता है और ये मून ऐसे होता है। तो हर एक पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट ये हाँ, हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, अर्थ जो है मून पे अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, समझो। तो इसके कारण जो है कि मून जो है कहीं जा नहीं पाता और अर्थ के चारों ओर वो चक्कर लगाते रहता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया,
इट इज सेड दैट न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक एप्पल उनके ऊपर गिरा और एप्पल गिरने के कारण उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। ही थॉट कि अगर एप्पल पृथ्वी पर गिर सकता है, यानी कि एप्पल को पृथ्वी अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या यह मून को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या दोनों केसेस में फोर्सेस सेम है या अलग अलग है? तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला और इन्होंने बताया कि सेम टाइप जो फोर्स है वो सेम टाइप की फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? दोनों केसेस में, यानी कि मून के लिए भी और मून के लिए भी और एप्पल के लिए, दोनों केसेस में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। He argued that each point of its orbit, the moon falls toward the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by earth, but we do not see really moon falling on towards the earth. ये जो पॉइंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? He argued that each point on its orbit, यानी कि मून अपने ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे, the moon falls towards the earth instead of going in straight line. जो मैंने आपको अभी यही बताया कि अपने स्ट्रेट लाइन में जाने की वजह मून क्या करता है? अपने ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे क्या कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, अपने हर एक पॉइंट पे देखो क्या कहाँ मून अट्रैक्ट हो रहा है? ये मून है, किधर अट्रैक्ट हो रहा है? पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जिस फोर्स से किसी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या मून का ही कह सकते हैं, जिस फोर्स से ये मून पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये ना इसके पास आ रही है, ऐसा तो नहीं होता कि मून पृथ्वी से आके टकरा जाए, ऐसा तो होता नहीं है। वो उसकी क्या होती है? सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो जिस फोर्स के कारण, मतलब फोर्स तो ग्रेविटी ही है, बट उस फोर्स के कारण, जिसके कारण वो हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है और अर्थ से स्ट्राइक नहीं करती, यानी कि इस पे जो ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या लग रहा है? इस साइड के एक फोर्स लग रहा है। तो जो जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, इसी को हम कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। The change in the direction involves the change in the velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path acting towards the center, it is called centripetal force. ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रख सकते हैं ऐसे, the force that act towards center। ठीक है, ये फोर्स ऐसी होती है जो किधर एक्ट करती है? टुवर्ड द सेंटर। आप इस केस में देखते हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ये क्या कर रही है? ये स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा होता है कि ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो ये पहले इनको घुमा रही है, ये इनको घुमा रही है इस ऑब्जेक्ट को, ये आयरन का होता है कुछ, तो इसको घुमा रही है। अभी उन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, जब ये छोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? ये टेंजेंट की लाइन में आएगा, क्योंकि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होती है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसका क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे क्या बदल रहा है? उसका डायरेक्शन बदल रहा है। इस केस में देखा था, जब मून का डायरेक्शन क्या था? इसका डायरेक्शन इधर था, इस पॉइंट पे आने के बाद डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ डायरेक्शन इधर हो गया और यहाँ डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका हर एक पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर? यानी कि सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एक समान नहीं रहता, वो क्या रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, और ठीक है, डायरेक्शन बदलेगा तो क्या बदलेगी? वेलोसिटी बदलेगी। अगर आप उसमें स्पीड बढ़ा रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो दो सारी चीजें साथ साथ चलती रहती है। उसमें यही बता रहा है, द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डायरेक्शन बदलोगे, वेलोसिटी अपने आप बदल जाएगी। हमने, अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका क्या बदलता रहता है? सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, बट उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है। वेलोसिटी क्यों बदलती है? क्योंकि उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। यानी कि अगर डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो क्या होती है? वेलोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, यानी किस फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन flies off along a straight line, the straight line will be a tangent to the circular path। यानी कि अगर यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये जो इन्होंने बाल्टी ले रखी है, ये बाल्टी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर ये बाल्टी को यहाँ पे छोड़ देंगे तो कैसे बाल्टी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन में। जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अगर किसी सर्कुलर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर उसको आप सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे छोड़ोगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस पॉइंट के टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल से मिलता है, कहां, एक पॉइंट पे। a straight line that meets the circle at one and only one point, it's called a tangent। सर्किल के हर एक पॉइंट का अपना एक अलग टेंजेंट होता है। जैसे अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, अगर हमने यहाँ सर्किल लिया, ये जो सर्किल है के पॉइंट्स देखो, इस पॉइंट के लिए अलग टेंजेंट होगा, यहाँ के लिए अलग 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 अलग, मतलब जो हर एक पॉइंट्स हैं सबके लिए अलग अलग टेंजेंट्स होते हैं। इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा, 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 इस पॉइंट का टेंजेंट ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सर्कल के सारे पॉइंट्स पे हर एक पॉइंट्स पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion। अगर सर्किल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है, मैंने पहले बता दिया था, वो किसके कारण डेवलप होता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं रहेगी तो मून कैसे ट्रेवल करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा मून, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ। अब हमने देखा था कि अर्थ जो एप्पल गिरता है तो अर्थ भी गिरता है, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि जब एप्पल को पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है तो पृथ्वी भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। इस पेड़ में एप्पल लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा ये अर्थ का सरफेस है, तो क्या इसको, इस सरफेस को, अर्थ को ये एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है, सोच के बताओ हाँ या ना। सोच लेना बाद में, इसका आंसर है यस। पर हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी देखा है तुमने कि एप्पल यहाँ खड़ा है, पृथ्वी खुद से ऊपर जा रही है, देखा है। होता है ऐसा, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, आओ इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए वो नहीं होता, पहली चीज आपने पढ़ रखा है, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल, every action is equal and opposite to its reaction। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। जैसे कि यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पे जितना फोर्स लगा के इसको खींचोगे तो ये भी क्या करेगा, आपके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। यानी कि अगर सपोज करो एक बॉल है, आपने इसको किसी दीवार पे मार दिया, तो ये दीवार के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पे जाने जितना फोर्स लगाएगा, दीवार भी बॉल के ऊपर उतना फोर्स, यानी कि F1 लगाएगा कि F1 लगाएगा,
-F1, ठीक है, -F1, यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये कहता है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब देखो, अब जैसे हमने एप्पल की बात करी, ये था हमारा एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है और ये है हमारा अर्थ। तो अर्थ जितना एप्पल के ऊपर फोर्स लगा के इसको नीचे खींच रही है, अर्थ जितने फोर्स से एप्पल को नीचे खींच रही है, उतने फोर्स से अर्थ को भी एप्पल खींच रहा है। यानी कि दोनों जितना, अगर ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर -F1 फोर्स लगा रहा है। पृथ्वी अगर एप्पल के ऊपर F1 फोर्स लगा रही है तो एप्पल भी पृथ्वी के ऊपर -F1 फोर्स लगा रहा है। बट इस फोर्स का ये जो फोर्स है वो इतना कम है इन दोनों के बीच, हमें दिखाई नहीं देता। ये फोर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए जो एप्पल द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है वो पृथ्वी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है, आओ देखते हैं। और पहले थ्योरी देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है, एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि सॉरी फिर से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल डज अट्रैक्ट, यानी कि एप्पल पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड लॉ याद है आपको, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड लॉ याद है, यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, जो ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना होगा, अर्थ का जो मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और एक एप्पल है, ये कितने ग्राम का होगा, 50 ग्राम का। इतने केजी का ये है पृथ्वी का मास, 6 इंटू 10⁻24, ये है अर्थ का मास, ये है एप्पल का मास। किसका ज्यादा है, इसके सामने ये कुछ है, इसके सामने ये कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो फोर्स प्रोड्यूस होता है एप्पल के द्वारा वो इतना कम होता है कि वो पृथ्वी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। आगे देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, but according to second law of motion for a given force the acceleration is proportional to the mass of object. The mass of an apple is negligible, the mass of an apple is negligible, small compared to that of earth, so we did not see the apple moving towards apple, so we did not see the earth मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, इसीलिए हम एप्पल को देख नहीं पाते, पृथ्वी को देख नहीं पाते कि वो एप्पल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम होता है, यानी कि F डायरेक्टली टू m। तो ये m इतना कम है कि अगर F जो है 5 ग्राम 50 ग्राम, ये इतना कम है कि जो F लगता है वो बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू इसके द्वारा लगाया गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होती है, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे हैश करके लिख लो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो फोर्स होती है हमेशा कैसी होती है, नेचर में अट्रैक्टिव होती है, कभी रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। अब बात आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आप फोन में ये वीडियो देख रहे हो,
तो आप में और फोन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स है, यानी कि आप भी फोन को अट्रैक्ट कर रहे हो, फोन भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। बट वो फोर्स जो है वो इतना कम होता है कि ना आप फोन को अपनी तरफ खींच पाते हो, ना फोन आपको अपने, फोन तो खींच ही लेता है, मतलब वो वाला खींचना नहीं, बट मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोन आपको नहीं खींच पाता और आप भी फोन को नहीं खींच पाते, वो जो फोर्स होता है बहुत कम होता है। तो थर्ड लॉ जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमसे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो हमसे यही कहता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के कारण। जो फोर्स होता है वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, दोनों का कुछ मास होगा, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो एफ लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो क्या होता है, जो ये एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। आओ इसको हम अच्छे समझते हैं। अगर सपोज करो, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है, फोर्स किधर लगता है, फोर्स एक्ट टुवर्ड द, जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी, वो ज्वाइनिंग लाइन पे जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम फोर्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेता हूं इसका मास क्या है, कैपिटल एम। ये ऑब्जेक्ट इसका मास है स्मॉल एम। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको मान लेते हैं डी। इनके बीच जो एक फोर्स लगेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, हर ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स लगता है, जो इनके बीच फोर्स लगेगा वो होगा एफ। एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि एम और कैपिटल एम। इसका मास क्या है कैपिटल एम, इसका मास क्या है स्मॉल एम। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है, इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मान के चलते हो इक्वेशन 2। बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ये बोल सकते हो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर, ये बोल सकते हो, बताओ बोल सकते हो, बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि दोनों को जब साथ लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, यानी कि इन दोनों मास के प्रोडक्ट और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जो एफ होगा वो क्या होगा, जी एम एम अपॉन में डी का स्क्वायर। जो एफ होगा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो हम क्या लाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं एक बार, फिर से सॉल्व करते हैं। दो ऑब्जेक्ट है हमारे बीच, ये इसका मास मान लेता हूं एम, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है हमारे बीच, ये है, वो है स्मॉल है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं ये है
डी डिस्टेंस ये है, डी डिस्टेंस इनके बीच है। अब देखो लॉ क्या कहता है, लॉ हमसे कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ हमसे कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो ये दोनों ऑब्जेक्ट है इनके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और फोर विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इनके मास के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो एफ हमारा आएगा, जो हमारा एफ आएगा, जो एफ आएगा, एफ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। और क्या बोला है इसमें इन्होंने, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी, इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर का, 1 अपॉन में डी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हो एफ प्रोपोर्शनल टू एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, और दोनों से क्या मिला गया, ठीक है। अब बेटा आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा जब हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी का मान हटाते हैं तो हम वहां पे क्या लाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। तो हम इसकी जगह क्या लाएंगे, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर, ये क्या है एक, अब यहाँ पे जो जी होता है वो क्या है, कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, ये जो फोर्स, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स होती है, यानी कि अब इन दोनों की जो फोर्स लग रही है, तो ये जो फोर्स लगाएगी किधर लगाएगी, इधर के साइड, यानी कि ये इसको अटैक करेगी, और ये जो फोर्स लगाएगी किधर लगाएगी, इधर। यानी कि ये जो दोनों फोर्स लगती है किधर लगती है, इनके सेंटर के टुवर्ड्स लगती है। यानी कि जो सेंटर का जो लाइन को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। क्लियर है। आगे करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने देखा था यहाँ पे जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। एक यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी जो एसआई यूनिट है ये इतनी कैसे आई, तो आओ मैं निकाल के आपको बता देता हूँ कैसे आती है। हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा था, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखा था जी एम इंटू एम अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका हमें यूनिट निकालना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो डी कहाँ जाएगा, इधर आएगा, और ये दोनों कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इक्वल्स टू जी। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डी की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में एम की यूनिट क्या होती है, केजी, स्मॉल एम की क्या होती है, केजी। बेसिकली दोनों मास है, दोनों की यूनिट केजी की होगी, इक्वल्स टू जी। अब देखोगे इसको सॉल्व कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये जो है जी की यूनिट है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े।
अब सवाल आ रहे हैं, और सवाल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 के पावर 24, ये दिया है 10 के पावर 24 kg, एंड दैट ऑफ मून इज 10 के पावर 22, ये दिया हुआ है 10 के पावर 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3 इंटू 3.84 into 10 power 5 किलोमीटर, 10 के पावर 5 है किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अब ये पूछ रहा है कि मून अर्थ के द्वारा मून पे लगाया जाने वाला फोर्स कितना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, 7.4 इंटू 10 के पावर 22 kg। और क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3.84 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर। अब बेटा जो किलोमीटर में दिया हुआ है इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 3.84 इंटू 10 के पावर 8 मीटर। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सारे आपको वैल्यूज दी हुई होती है ना, तो वो वैल्यूज एक ही यूनिट में होनी चाहिए, यानी कि एसआई यूनिट में होनी चाहिए। जब एक तरह के वैल्यूज, जब सारे वैल्यूज एक तरह के यूनिट में होंगे तब आप उसको सॉल्व करोगे, तब आंसर आएगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर से दिया रखा है, अगर मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो वो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मैंने मीटर मतलब मिस्टेक क्या, मीटर क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। अब फॉर्मूला लगाना है, एफ इक्वल्स टू क्या था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में जी का स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 6.7। जी यहाँ पे दे रखा है, जी इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी, यानी कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ, एक एम हमारा ये हो जाएगा कैपिटल एम, इसको हम मान लेते हैं अपना स्मॉल एम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन में ठीक है स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 के पावर 24। मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, 7.4 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन में दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3.84 इंटू 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। आओ करते हैं सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे पहले 6 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है, इंटू, अब यहाँ देखो 10 के पावर माइनस 11, 10 के पावर 24 और 10 की पावर 22, तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर आपने देखा होगा अगर 10 के पावर ए होता है, 10 के पावर ए इंटू 10 के पावर डी होता है, जिसको हम क्या करते हैं 10 के पावर ए प्लस डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद है, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो इसको ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 10 के पावर माइनस 11 प्लस 24 प्लस 22 है, ठीक है, अपॉन में 3.84 इंटू 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 10 के पावर 22। अब
3.84 इंटू 3.84 इंटू और 10 के पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर 16 आ जाएगा। क्लियर है कैसे हो रहा है? 10 के पावर 16 आ गया। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 के पावर कितना आएगा यहाँ पे 11 12 35 10 के पावर 35। इस 16 को भी मैं ऊपर भेज देता हूँ तो -16 हो जाएगा अपॉन में 3.84 और 3.18.745 14.745। आगे सॉल्व करते हैं 297.48 इंटू 10 के पावर 35 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 10 के पावर 19 अपॉन में 14.745 को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इसको कट करोगे तो आएगा आपका 20.1 इंटू 10 के पावर 19 is Newton which is equals to 2.01 into 10 के पावर 20 न्यूटन। जो फोर्स आया, फोर्स कितना आया F हमारा आया 2.01 into 10 के पावर 20 न्यूटन 20 हो। क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ है? कोई दिक्कत? देखो मास ऑफ अर्थ हमने पहले इतना लिया, मास ऑफ मून इतना है, मास ऑफ अर्थ को हमने कैपिटल है, मास ऑफ मून को स्मॉल है, दोनों के डिस्टेंस कितने हैं 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ था किलोमीटर में, इसको हमने बदल दिया मीटर में। अब हमने फॉर्मूला लगाया जो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने जी की वैल्यू पुट करी है 6.7 इंटू 10 के पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 के पावर 24, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 के पावर 22, दोनों के डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10 के पावर 8, इसका होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced? अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं, रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया, तो बताइए उसमें जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा? ट्राई करो एक बार। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m, इन दोनों की डिस्टेंस कितना है? इन दोनों की डिस्टेंस है d। f कितना लगेगा? डिस्टेंस है कैपिटल D। इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल M स्मॉल m फोर्स लगेगा। इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में D का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था हमारा पहले। अब ये बोल रहे हैं इन्होंने इस डिस्टेंस को आधा कर दिया है, यानी कि कैपिटल M और यहाँ पे स्मॉल m, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आधा हो गया, यानी कि ये हो गया है D/2। तो अब F कितना आएगा? तो जो F आएगा वो आएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m, मास तो सेम है, डिस्टेंस क्या हुआ है? आधा हुआ है, तो D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा F आएगा, F डैश कह देते हैं इसको, F डैश जो हमारा आएगा वो आएगा 2 ऊपर जाएगा 2 का स्क्वायर होके, तो क्या आएगा 4GM अपॉन में D का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, सेम है, तो हम ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नया फोर्स है, जो नया फोर्स आया है F डैश इज इक्वल्स टू 4F, यानी इसकी जगह ये F की वैल्यू पुट करिए, दोनों देखो क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में GM अपॉन में D स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो F की जगह 4F, जो न्यू 4 आएगी
तो जो न्यू फोर्स आएगी वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इफ डिस्टेंस, इसको नए पेज पे कर देते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट reduced to half, then force will become 4 times. Force will increase. Force will increase 4 टाइम्स। यानी अगर डिस्टेंस को आप हाफ करते हो तो फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करो। क्वेश्चन, इफ फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स इफ डिस्टेंस is reduced, if distance is doubled। फोर्स फाइंड करो अगर हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये ऑब्जेक्ट एक ये है और एक ये है, इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है, हमने डी को क्या कर दिया है? 2d कर दिया है, चेंज कर दिया है। तब बताओ, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है। F इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। हमने क्या पढ़ा था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में d स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में d स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो d को क्या कर रहे हो? पहले जो फोर्स होगा ये था, अब आपने d को क्या कर दिया है? 2 गुना बढ़ा दिया है, यानी कि F जो F न्यू आएगा वो क्या होगा? 1 अपॉन में 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो F डैश जो आएगा वो कितना आएगा? 1 अपॉन में 4d स्क्वायर, कितना आएगा? मतलब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने क्या पढ़ा था? F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डी स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हम कंपेयर कर लेते हैं। एक फोर्स ये होगी और एक केस में क्या फोर्स आ रही है? वो होगी एफ डैश जो होगी क्या होगी? 1 अपॉन में प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f अपॉन में f डैश करोगे आप तो 1 अपॉन में d स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4d स्क्वायर अपॉन में 1। d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, तो जो फोर्स आएगी, जो f क्या थी? पुरानी वाली फोर्स थी, जो नई फोर्स आएगी f डैश उसके 4 टाइम्स कम, यानी फोर्स क्या हो रहा है? अब डिस्टेंस आप 2 गुना बढ़ा रहे हो, फोर्स क्या हो रही है? 4 गुना कम हो जा रही है। देख रहे हो, ओल्ड फोर्स ये था, पहले डिस्टेंस क्या था? d, बाद में डिस्टेंस क्या हो गया? 2d, प्रोपोर्शनलिटी है। अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका बता रहा हूं, लेंदी वाला, ये शॉर्ट ट्रिक था, जैसे हमने पिछला वो पहला वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे वाला। अब आप ऐसे करो, पहले फोर्स था, जो पहले फोर्स निकालोगे F इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप देखो, ये पहला फोर्स है, इसको मान लो क्वेश्चन वन। अब जो F डैश आ रहे हो, F डैश में क्या है? D बिकम, क्या हो गया है? ये 2d बन गया है। तो जो F डैश आएगा वो क्या होगा? G स्मॉल m अपॉन में 2d का होल स्क्वायर। जो F डैश आएगा वो क्या होगा? G एम एम अपॉन में 4d स्क्वायर। तो जो F अपॉन में जो F डैश होगा वो कितना होगा? G एम एम अपॉन में d स्क्वायर इंटू 4d स्क्वायर अपॉन में G एम एम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका F अपॉन में F डैश बचेगा वो कितना बचेगा? 4d
सॉरी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 4, बस 4 बचेगा। जो एफ आएगा वो कितना होगा 4 एफ डैश, या एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में 4। समझ में आ रहा है? ये दो तरीके हैं, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। क्लियर है? हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट, पीछे वाले क्वेश्चन हो गए हमारे, ये वाला बचा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अभी पूछ रहे हैं, बताओ, एक अर्थ है, अर्थ, और इसलिए आपने 1 kg का ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास कितना है 1 kg। इसके ऊपर आपने 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू G कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन में ठीक है, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉल एम, ऑब्जेक्ट का मास क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम कितना दिया है 1 kg। मास ऑफ अर्थ कितना होगा, कितना होगा 6 इंटू 10 के पावर 24। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो पृथ्वी के ऊपर आप अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, बेसिकली उसके बीच कितना डिस्टेंस होगा, कोई डिस्टेंस होगा। हम अर्थ के रेडियस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अर्थ के रेडियस के सामने जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस का और इसका बहुत कम होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, अर्थ के रेडियस को सिर्फ कंसीडर करते हैं। जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे d इक्वल्स टू r, वो होगा कितना होगा 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दो। f इज टू जी की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10 के पावर 24 इंटू m की वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर 24 इंटू स्मॉल m की वैल्यू है दी हुई 1 kg अपॉन में रेडियस दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यानी कि 6 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 6.7 इंटू 6 एक साथ लिखेंगे इंटू, सॉरी यहाँ पे आएगा 24 नहीं आएगा, ये आएगा 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 11 प्लस 24 ऑन में आएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर का 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर में 12 हो जाएगा, और मैंने इसका सीख दिया। आगे सॉल्व कर लो। अब हम चाहें तो यहाँ पे 10 के पावर 12 को ऊपर भेज देते हैं, भेजो तो क्या होगा -12, तो जाएगा -12। जब f कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आएगा 22 10 आएगा, 10 न्यूटन आएगा लगभग। चेक करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्स रेजिस्टेंस, अच्छा ये हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और सन का मास इतना दिया हुआ है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज ना, ठीक है, ये 10 की पावर 30 है, और यहाँ पे 10 के पावर 11 है, और यहाँ पे 10 के पावर 24 है। एफ मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 के पावर 24
kg। मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच 5 × 10⁻1.5 है। 1.5 × 10⁻11 की मीटर मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा F इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में टी का स्क्वायर। F इक्वल्स टू क्या होता है जी की वैल्यू कितनी होगी 6 × 10⁻11। यहाँ पे हमने 0.7 नहीं दिया है ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इनटू m की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻24 और ms की वैल्यू कितनी है 6 × 2 × 10⁻30। मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन। डिस्टेंस कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे करोगे तो 6 × 6 × 2 कर लेते हैं इंटू 10⁻11 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन में 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 1.5 लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 है का उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻22 10⁻22। इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो ये आएगा 10⁻22 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा -22 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 को 6 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, तो जो f आएगा हमारा वो कितना आएगा 4 4 जा 16 2 32 इंटू 10⁻22 प्लस 11 33 यहाँ पे 3 हो जाएगा 21 एक सेकेंड 2 9 21 10⁻21 which is equals to approximate जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ग्रेविटेशन लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस है कि हमें पृथ्वी से बाइंड करके रखता है, यानी कि हम चल फिर सकते हैं या पृथ्वी पर रह सकते हैं। दूसरा मोशन ऑफ मून अराउंड द, तीसरा क्या है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, और चौथा क्या है जो टाइड्स वगैरह आती हैं समुद्र में वो किसके कारण आती हैं मून और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है उसके कारण समुद्र में टाइड्स वगैरह आती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है फ्री फॉल हम उसको बोलते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है और उससे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना करे तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls under the effect of gravity, when an object fall under the effect of gravitational force तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसका फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, whenever an object falls towards earth under this force alone, this force यानी कौन सी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, we say that the objects are in free fall। ठीक है, अच्छा, due to the earth's attraction there will be a change in the magnitude of the velocity, any change in the velocity involves the acceleration। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप पहले ऊपर रखा है, ये ऑब्जेक्ट देखो ये यहाँ पे पेन है मेरे पास, मैंने ऊपर, मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे गिरेगा पहले यार यहाँ था यहाँ पे था, अब जब ये यहाँ पे नीचे गिरेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो यहाँ पे इससे कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ इसके पास स्पीड आ जाती है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो किसके कारण हुई है एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज, यानी कि एक्सेलरेशन में चेंज।
समझ में आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज यानी कि एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी को बढ़ाता कौन है? एक्सेलरेशन तो बढ़ाता है। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या लग रहा है? नीचे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, तो ये नीचे गिरेगा। अब जब ये नीचे गिरेगा, नीचे किस फोर्स से गिरेगा? तो जो नीचे गिरेगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी, गिरेगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? एम में, तो इसके जो नीचे गिरेगा इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ए है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिर रही है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। जैसे कि यहाँ पे जो ए होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहाँ पे जी क्यों लिखते हैं? ए और जी दोनों चीज सेम है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, बट जी कब आता है? जो स्मॉल जी है वो कब आता है? वो तब आता है जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स के कारण, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ, इसका हो जाएगा एम इंटू जी, इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की बात हो रही है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ द एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यह एक्सेलरेशन किसके कारण होती है? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravity. इसीलिए हम इसको बोलते हैं acceleration due to gravitational force of earth और the acceleration due to gravity. इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल जी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वही यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ये भी है, एक्सेलरेशन वो भी है, बट हम यहाँ पे टर्म क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये किसके कारण लग रहा है? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जब भी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लगेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकेम ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो जी की वैल्यू होती है, जी ग्रेटर एट पोल और जी स्मॉलर एट इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कम होती है और पोल पे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब कितनी कम होती है कितनी ज्यादा होती है वो आपको मैं बताऊंगा क्लास 11th में। आप आओगे क्लास 11th में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो, ठीक है, तो क्लियर यहां तक? तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं हम जी की वैल्यू। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एम, इसका मास है स्मॉल एम, और इसको क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है अर्थ पे। अर्थ का मास क्या है बेटा? कैपिटल एम, ठीक है। तो जिस फोर्स से ही नीचे गिरेगा इस पे कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये लगेगा। अर्थ और इसके बीच कितना फोर्स लगेगा? यानी जब ये नीचे गिरेगा इनके बीच कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है ये अपॉन में डी का स्क्वायर। ठीक है, तो एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है। ठीक है, डी क्या है?
डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, आप बताओ मुझे। mg इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d का स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैंने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन दोनों, ये दोनों फोर्स है, तो मैंने फोर्स की जगह पे mg लिख दिया, mg की वैल्यू पुट कर दी। अब बताओ यहां से m से m कैंसिल कर दोगे, आपको g बराबर क्या मिलेगा, g इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन में d का स्क्वायर। क्लियर है, आ जाएगा। अब यहां देखो जो d है, ये जो d है, d को हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली r के बराबर, और ये r क्या होता है, r जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो डिस्टेंस है d, ये किसका किसका डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है बेसिकली और अर्थ के रेडियस का, बॉल से, बॉल रेडियस से लेके अर्थ के रेडियस तक का डिस्टेंस होता है। तो जो d और r में बहुत कम वैल्यू होती है, अब इतना डिस्टेंस हम मेजर करेंगे या कैलकुलेशन हमारी इसे लेंदी हो जाती है, इसके इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू d की जगह r मान लेते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला g इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये मिला था हमें। अगर अब हमें g की जगह इन सब की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 के पावर -11, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर 24, ये बेसिकली होता है 5.84, बट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 6 मान लिया, हम यहाँ लिखते हैं 5.84, 5.84 इंटू 10 के पावर 24, और जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक स्मॉल जी की वैल्यू निकल के आएगी, और वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्मॉल जी की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज एक साथ और एक चीज और ध्यान रखना है, ये वैल्यू क्या होती है, पोल पे इंक्रीज हो जाती है, पोल पे क्या हो जाती है, इंक्रीज, और इक्वेटर से, सॉरी, पोल पे इंक्रीज हो जाती है और इक्वेटर पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पोल पे इंक्रीज होती है, इक्वेटर पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, पोल पे इंक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमने एक मोशन में पढ़ रखा है, 3 फॉर्मूले पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमने 3 इक्वेशन पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो यही इक्वेशन सेम आते हैं, बट अब क्या होगा, यहाँ पे एक की जगह हम क्या लिखते हैं, g बन जाते हैं, और सारे इक्वेशंस में आ जाते हैं। क्या आता है की जगह, u प्लस जी टी, एच की जगह यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो ऐसे बदलता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, नोट करके लिखा गया है, a is to be positive when it is in the direction of velocity। a कब पॉजिटिव होगा, जब वो डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और a नेगेटिव होगा जब वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर देखो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया है, यहाँ ऊपर से नीचे कोई गिर रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसके हम x मान लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। और जो एक्सेलरेशन लग रहा है a इसको, जो g है वो क्या कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो g is 9.8,
ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस केस में जो जी होगा वो क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। बट यहीं पे उल्टा होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हो, इसको आपने नीचे से ऊपर फेंका, सॉरी नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो क्या देखते हो कि आपने यहाँ पे इसको कुछ v वेलोसिटी से तो फेंका है, v की वैल्यू कुछ यहाँ पे होती है, यानी कि v इक्वल टू यहाँ पे x है, बट यहाँ पे क्या होती है, v जाके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस केस में जो हम लेते हैं, तो यहाँ जो g की वैल्यू लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव कब लेना है, जब एक्सेलरेशन क्या करे, वेलोसिटी बढ़ाए। नेगेटिव कब लेना है, जब एक्सेलरेशन क्या करे, वेलोसिटी घटाए, यानी कि मोशन को रोके। मोशन को रोकेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, मोशन को बढ़ाएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ाएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ कार फॉल ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू इतना, तो व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक बोल रहा है कि एक गाड़ी है, वो लेज पे है, अब वो 0.5 सेकंड में वो ग्राउंड पे आ जाती है। ठीक है, लेज पे है वो, 0.5 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाती है। तो बताओ जब ग्राउंड पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ देखो लिखा है कार फॉल्स ऑफ, फॉल्स ऑफ यानी कि u इक्वल टू जाएगा आपका 0। ये दे रखा है आपका टाइम, ये दे रखा है आपका स्मॉल जी, तो टाइम दे रखा है आपको 0.5, जी की वैल्यू दे रखी है 10 लेनी है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड। पहला क्वेश्चन क्या करोगे, स्पीड फाइंड करना है, v इक्वल टू u प्लस 80, v फाइंड करना है, u कितना है 0, a कितना है, सॉरी यहाँ पे gt है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, कार क्या कर रही है, फॉल्स ऑफ यानी कि ऊपर से नीचे गिर रही है। ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी तो क्या लेना है हमें, पॉजिटिव लेना है। तो हमें पॉजिटिव लेना है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, पॉजिटिव का 10, और टाइम कितना दिया है 0.5 सेकेंड। इसको सॉल्व करो तो v कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, पहला क्वेश्चन। यानी कि इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड की जगह के टाइम उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस u बाई 2। ये सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है। सेकेंड क्वेश्चन आप घर से करके लाना। आपने मोशन में पढ़ा होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने मोशन में पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना। सेकंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड से कितना, ग्राउंड से वो कितना ऊपर थी, वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी कि थर्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एस पूछ रहा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, अपॉन में 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना लगा है 0.5 सेकेंड इंटू 0.5 सेकेंड, 2 5 10, 5 25, 25 5 एस इक्वल टू 1.25 मीटर। समझ में आ रहा है, वो हमसे पूछा है हाउ हाई, हाई यानी क्या पूछ रहा है हमसे, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि वो उन दोनों के बीच ग्राउंड और कार जहां पे रखी हुई थी उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था। तो हमने डिस्टेंस क्या निकाला, डिस्टेंस क्या होता है, एस होता है। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अभी मैंने बताया ये जीटी स्क्वायर है, और एस यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है, 0 में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा, इसलिए मैंने 0 कर दिया। 1/2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 रख दी मैंने, 10 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5, 0.5। अभी 2 को देखोगे 10 से कट जाए, 10 को काट देगा, यहाँ 5 आएगा, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 2 डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दोगे, एस इक्वल टू 1.25 मीटर। ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रेज्ड टू हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट। एक ऑब्जेक्ट को, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नीचे थी, इसको हमने ऊपर फेंका, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इसको ऊपर फेंका गया। अब ये जहां तक जाता है, ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर तक ऊपर जाता है।
कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे, इसको मैंने ऊपर फेंका ऐसे, तो एक पॉइंट के बाद जाने के बाद रुक जाएगा। पत्थर देखोगे तो ऊपर फेंकते हो ना, ऊपर फेंकते हो तो जाते जाता है यहाँ पे रुक जाता है, फिर वहां से वापस आता है, तो जहां जाके वो रुक रहा है तो वहां उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है। यानी कि जो v है, v क्या हो गया, जीरो। और इसने u कितना दे रखा है, u हमसे व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, यानी कि हमसे u पूछा है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्लियर है, हमसे ये u पूछ रहा है। अब देखो v हमें पता है पहले से, तो v क्या मानेंगे, टाइम ही पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम। एक तो पूछ रहा है हमसे u, एक पूछ रहा है टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, थर्ड लगाएंगे। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v कितना दे रखा है, जीरो। u कितना है, फाइंड करना है हमें, प्लस अब यहां देखो g, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, जा वैल्यू कर रहा है, तो हम g की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि प्लस 2 माइनस का 9.8। अब देखो यहाँ पे 10 मानने के लिए नहीं दिया आपको ना, तो आपको 9.8 लेके चलना है। इंटू एस की वैल्यू कितनी रखी है, 10 इंटू 10। तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू, इसका यू को हमने इधर लाया तो माइनस यू इसका हो जाएगा, तो इसको टू माइनस 92 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस को हम आगे ले आए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 619। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू आपको मिलेगा 196 का रूट, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बना देगा। जो हमें u मिला, u के वैल्यू में कितनी मिलेगी, 40 मीटर। क्लियर है, सॉरी 40 मीटर नहीं, u की वैल्यू में मिलेगी 14 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14 मीटर पर सेकेंड। सेकंड पूछ रहा है क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट, वो पूछ रहा है हमसे सेकंड टाइम। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखो हमने u निकाल लिया, अब हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो आराम से कर लेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस gt, पहला ये था। v कितना है, जीरो। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u हमने निकाला 14 मीटर, u 14। g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। जो क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि मोशन रुक रहा है। जब मोशन रुकता है, वेलोसिटी कम होती है तो g की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां हम लेंगे प्लस का माइनस 9.8। टाइम कितना लगा, टाइम से पूछा है, टाइम निकालना है हमें, ठीक है। 14 इधर आएगा, ये हो जाएगा -14, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 9.8 इंटू टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 14 अपॉन में 9.8 को यहाँ पे लाएंगे, 9.8 इज इक्वल टू मिलेगा हमें टाइम 9। इसको सॉल्व करेंगे हम तो किससे जाएगा, 7 से कट करेंगे, 7 2 14, 7 1 7, 7 4 28, और 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10/7 which is equals to 1.42 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करोगे आपको तो टाइम जो मिलेगा, आपको टाइम इक्वल्स टू मिलेगा 1.42 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अच्छा, मास, मास क्या होता है बेटा, जो ना मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। हमने इससे पहले के चैप्टर में जो मोशन था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया की बात की गई थी हमारे, सॉरी मोशन वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ मोशन वाले में इनर्शिया की बात की गई थी। इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। अब इससे मास का क्या कनेक्शन है, क्या कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ये बच्चों को बेसिकली समझ नहीं आता। देखो क्या कहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास है, वो है 50 केजी का, एक ऑब्जेक्ट है 5 केजी का, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक 50 का है, एक 5 का है। किसको आप उठा के जल्दी फेंक सकते हो, 5 किलो वाले को उठाओ जल्दी फेंक दोगे, ठीक है। अब इसका क्या है, 5 केजी क्या है इसका मास, इसका m क्या है
5 kg, इसका m क्या है 50 kg। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, यानी कि इसका मास ज्यादा है तो इसको उठाने में, इसको रेस्ट पर से मोशन में लाने में और मोशन पर से रेस्ट पे लाने में हमें ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। बट इसको कम लगेगा ना, यानी कि जिसका मास ज्यादा है वो रेस्ट पे ज्यादा टाइम तक रहेगा, मतलब वो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। अगर उसको आप मोशन में करोगे तो ज्यादा टाइम तक मोशन में रहेगा, रेस्ट में, और ज्यादा उसको रेस्ट में छोड़ोगे ज्यादा टाइम तक वो रेस्ट में रहेगा। इसीलिए कहते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा वो रेस्ट पे रहता है, उतना ज्यादा वो मोशन पे रहता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। बात वही मैंने मुझे बताई, जितना ज्यादा मास होगा, किसी को मास कम है इनर्शिया कम है तो इसको तुरंत उठा के हम फेंक देंगे। इसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इसको उठाने में फेंकने में हमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो ये रेस्ट पे ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि जो वेट होता है हमारा, वेट क्या होता है, अगर हम अर्थ पे हैं तो कुछ और रहेगा, मून पे चले गए तो कुछ और होता है। ये क्या होता है, चेंज होता है। बट जो मास होता है, मास क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट प्रेजेंट इन अवर बॉडी। मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे आप पृथ्वी पे हो, मंगल पे जाओ, सन के ऊपर चले जाओ, कहीं चले जाओ, सन के ऊपर मत जाना, वैसे कहीं भी चले जाओगे तो आपका मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। वेट अब तक आपने देखा होगा, आपको लोग पूछते हैं 10 किलो 15 किलो के। बेसिकली जो वेट क्या है, वेट एक ऐसा फोर्स है जो पृथ्वी द्वारा हम पर लगाया जाता है। देखो हमने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू m इंटू ए पढ़ा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे रखी हुई, इसका मास m है, इस पे क्या फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्या लगेगा, m इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा, अब अर्थ की बात हो रही है, अर्थ ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा, m इंटू जी। तो इसी एफ को हम क्या बोलते हैं, ये जो एफ है क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, और ये m इंटू जी, ये यही वेट है। वेट क्या है, वो यही कह रहा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट वेट नहीं होता, वेट एक फोर्स होता है। इसीलिए तो जब हम मार्स पे जाते हैं या फिर जब आप मून पे जाते हो तो वेट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू बदलती रहती है। मून पे जाओगे तो जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, मार्स पे जाओ तो जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। और बट ये जो है एम एम कॉन्स्टेंट रहता है, एम नहीं बदलता कभी। यानी अगर देखोगे तो डब्ल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। समझ में आया। और अगर ये तो किसके लिए है, आउट साइड ऑफ अर्थ, पृथ्वी से बाहर जाते हो तब ये होता है। अगर आप अर्थ पे रहते हो तब क्या होता है, अर्थ पे रहते हो तो क्या होता है, जी क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। ये क्या होता है, वेट जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप एक बॉडी में मास बढ़ता है तो आपका वेट बढ़ जाता है। इस कांस्टेंट में जी कांस्टेंट रहता है, और यहां पे जाने पे, बाहर जाने पे क्या होता है, जी चेंज होता है तो आपका वेट चेंज हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट क्या होता है, अच्छा अगर हम अर्थ पे हैं, सपोज करो वेट ऑन अर्थ, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे कोई है, ये चिंटू है, यहाँ पे है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर इसका मून क्या होगा, हम मान लेते हैं इसका जो मास है क्या है, स्मॉल एम। अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये मून पे आ गया। मून पे देखो आगे चिल कर रहा है, ठीक है, चिल कर रहा है। तो इसका जो वेट होगा अर्थ पे क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल एम, और उसपे चिंटू का मास स्मॉल एम अपॉन में उन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये कहा है वेट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर यही बात करूं वेट ऑन मून की, मैं अगर मून पे चला जाता है वो डब्ल्यू कांस्टेंट, जी तो रहेगा ही, जी कभी नहीं बदलता है, क्योंकि जी क्या है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी कभी नहीं बदलता। जी चाहे आप अर्थ पे रहो, मार्स पे रहो, मून पे रहो, कहीं भी रहो, जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल रहता है।
कैपिटल एम, और ये क्या है, मास ऑफ, ये था मास ऑफ अर्थ, सॉरी गलत हो गया, फिर से एक सेकंड देना बस। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू जी एम ई, एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, और ये चिंटू का वेट अपॉन में डी का स्क्वायर। वेट ऑन मून क्या होगा, जी मास ऑफ मून अपॉन में चिंटू का वेट, चिंटू वहां पे गया, चिंटू का वेट दोनों जगह सेम रहेगा, अपॉन में डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखो, अगर जब हम अर्थ पे रहेंगे, मैंने पहले बताया था क्या होता, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम रहेगा तो हम डी को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, ऑलमोस्ट जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मान लेंगे, जी मास ऑफ मून स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब ये जो आर होगा, ये कौन सा आर होगा, रेडियस ऑफ मून, और ये क्या, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, लिख देता हूं मैं। आर क्या है, एम ई होता है मास ऑफ अर्थ, एम एम क्या है, मास ऑफ मून, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, आर एम क्या है, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। ऑन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ऐसा लिख सकते हो, डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई लिख सकते हो। इसका रेशियो क्या आएगा, डब्ल्यू एम ये है, यानी कि जी कैपिटल एम यानी मास ऑफ मून इनटू स्मॉल एम यानी कि मास ऑफ चिंटू अपॉन में डी का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आर एम का स्क्वायर इनटू, अब डब्ल्यू ई की बात है कि डब्ल्यू ई कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ चिंटू। देख रहे हो, सही है। जब डब्ल्यू ई को आप ऐसे लिखा है कि डब्ल्यू ई को रेसिप्रोकल में करके लिखोगे, मतलब डिनोमिनेटर में करके लिखोगे, तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आएगा, तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, और ये डब्ल्यू एम सेम है। तो यहाँ पे देखो, तो मास चिंटू दोनों जगह सेम है, चिंटू यहाँ भी चिंटू वहां भी, चिंटू का मास सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। अगले पेज पे आते हैं, हमें क्या मिला, डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू, हमें क्या मिला, डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ अर्थ। क्लियर है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करो, डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई, सबकी वैल्यूज पुट करोगे, जी की वैल्यू की। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है बेटा, ध्यान नहीं दिया, जी से जी कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो जी है ये भी तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जी है वो नहीं आएगा। हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसे कि इसको देखो लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ मून अपॉन में मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून कितना था, 5.8 नहीं 7.4 इंटू 10 के पावर 22 था, अपॉन में मास ऑफ अर्थ कितना था, 6 इंटू 10 के पावर 24 था, क्या ऐसे ले लो, 5.84 इंटू 10 के पावर 24 था। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 के पावर 8 होता है, और रेडियस ऑफ मून चेक करना पड़ेगा।
1.74 इंटू 10 के पावर 6, ये इनका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ये 6 है। ये क्या है? रेडियस ऑफ मून। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आती है Wm अपॉन में W, यानी कि वेट ऑन मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ की एक वैल्यू आती है, वो आती है 1/6, एक रेशियो आता है, वो क्या आता है? 1/6। अच्छा, इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी इसकी यूनिट? कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब यहां से आप देख सकते हो, अगर मैं Wm की बात करूं, वेट ऑन मून की बात करूं, कितना होगा? वेट ऑन अर्थ बाई 6, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे 36 किलो की है, तो वहां मून पे कितने किलो की हो जाएगी? 6 किलो हो जाएगी। वहां मानिए कि मून पे जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है, 6 टाइम्स हमारा जो वेट है वो क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज वेट ऑन अर्थ? W इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, m कितना दे रखा है? 10, g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितनी होती है? kg। ठीक है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना दे रखा है? 10, ये दिया है 9.8, सॉल्व करोगे तो 98 न्यूटन, सॉरी 98 न्यूटन। जो वर्क होता है, जो वेट होता है, सॉरी, जो वेट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड इट्स वेट, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून? अब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, बच्चे पटाखा छूट रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कहां पे है? वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। अब पूछ रहा है हमसे वेट ऑन मून, ये पूछ रहा है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, इक्वेशन बताया था, डब्ल्यू एम इक्वल्स टू डब्ल्यू ई अपॉन में 6, सॉरी 6। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन, अपॉन में 6 कर दो, ये आएगा 1.44, 6 on 6 6 6 1.67 kg, 67 न्यूटन। ठीक है, यानी कि वेट ऑन मून कितना आएगा? 1.67। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर। चैप्टर नहीं खत्म होता अभी, यहाँ पे आज के सारे नोट्स खत्म होते हैं। तो कैसा लगा आपको पढ़ के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको अगर इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो नोट्स कहाँ मिलेगा बेटा? नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का क्या नाम है? सुखलाल एकेडमी। क्या नाम है टेलीग्राम का? सुखलाल एकेडमी। आप सर्च करोगे, या तो वहां से सर्च करके भी देख सकते हो, या फिर आप जाओगे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो वहां भी इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, कैसा लगा आपको लेक्चर? आज जरूर बताएं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अभी जब कल जब क्लास लूंगा, मैं स्टार्टिंग में आपके डाउट्स भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, जाते जाते एक बड़ा सा थैंक यू लेते जाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारा लेक्चर देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ग्रेविटेशन इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम कवर करेंगे बाकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें कवर करेंगे। वो लास्ट लेक्चर रहेगा 2 घंटे, जितने टाइम का ये था वो इससे कम ही टाइम का होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ठीक है बच्चों, फिर पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू, बाय बाय।